इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजेंस का पता होना चाहिए तुम लोगों को, एज वेल एज क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी एंड्रोजेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि एंड्रोजेंस के लेवल्स को बॉडी के अंदर रिड्यूस कर रही होंगी, उस पूरे ग्रुप को हम लोग एंटी एंड्रोजेंस कह रहे होते हैं। सही। इन दो ऑब्जेक्टिव्स के अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव तुम्हारे आज की क्लास का ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजेंस, एज वेल एज लाइकवाइज जिस तरह एंड्रोजेंस में हम लोगों ने एंटी एंड्रोजेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइकवाइज ईस्ट्रोजन में ऐसी ड्रग्स जो कि ईस्ट्रोजेंस की लेवल्स को बॉडी के अंदर रिड्यूस करेंगी, उस ग्रुप को एंटी ईस्ट्रोजेंस कहा जाता है। तो इन द लास्ट हम लोग एंटी ईस्ट्रोजेंस का टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं तुम्हारे आज की क्लास के। तो स्टार्टिंग विद द एंड्रोजेंस, अगर हम लोग एंड्रोजेंस की बात करें तो एंड्रोजेंस लेटिक सेल्स इंटेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर होते हैं एंड्रोजेंस के, वो प्रोजेस्टेरॉन और डायहाइड्रो एपिंडिस्टेरॉन होते हैं। और बॉडी के अंदर व्हाट आर द मेन रीजंस के एंड्रोजेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन? नॉर्मल मैच्योरेशन इन मेल, sperm production, as well as increased synthesis of muscle proteins and hemoglobin and decreased bone resorption. तो एंड्रोजेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है कि वो बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज कर रही होती है। तो क्या फायदा होता है अगर बोन रिजॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होगी वो रिड्यूस हो रही होगी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम होने की वजह से बोन की डीमिनरलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम विल बी इन बोन्स, मेकिंग द बोन मोर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं एंड्रोजेंस के, जिसकी वजह से बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एंड्रोजेंस की वजह से। अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें एंड्रोजेंस लेवल्स की, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, जो कि एक्ट कर रहा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में बेनिफिशियल होता है, और हमारे पास जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवा रहा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एज वेल एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोरी सेल्स पर एक्ट करके स्टिमुलेट करवा रहा होता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को। In plasma, it is partly bound to sex hormone binding globulin. Testosterone given orally has little effect because of hepatic fast metabolism, so it is usually given in intravenous or transdermal form. अगर हम लोग एंड्रोजेंस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंड्रोजेंस बाइंड टू अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर इन टारगेट सेल इन सम टिश्यूज। कुछ टिश्यूज पे टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है, और कुछ टिश्यूज पे टेस्टोस्टेरोन नहीं बल्कि इसका डेरिवेटिव डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अपना बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा होता है। कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स है जहां पर टेस्टोस्टेरोन नहीं बल्कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट कर रहा होता है? तो वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो हेयर फॉलिकल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट कर रहा होता है, एज वेल एज प्रोस्टेट सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन कंट्रास्ट टू टेस्टोस्टेरोन। इफेक्ट्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द मेल फीटस and infant and is responsible for the major changes in male at puberty. After puberty, testosterone acts to maintain secondary sexual characteristics, features, fertility, and also acts on hair cell to cause male pattern baldness. It also causes increased muscle size, strength, and increased red blood cell production. क्लिनिकल यूज की बात करें, अगर बॉडी के अंदर किसी भी वजह से एंड्रोजेंस लेवल्स कम हो रहे होंगे, चाहे कोई भी कॉज हो, तो उसके अंदर हम लोग सबसे नंबर 1 क्लिनिकल यूज तो ये हो गया कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग एंड्रोजेंस यूज कर सकते हैं, एज वेल एज सर्टेन एनीमियाज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड्रोजेंस को, क्योंकि एंड्रोजेंस हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया कि ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होते हैं एंड्रोजेंस।
as well as androgens promote weight gain in patients with wasting syndromes. An unapproved use of anabolic steroid is to increase lean body mass, muscle strength, and endurance in athletes and bodybuilders. इसको हम लोग क्लिनिकल यूज नहीं कह सकते बल्कि अनअप्रूव्ड यूज कह सकते हैं एंड्रोजेंस का। ये क्लिनिकली यूज नहीं बल्कि ये मिस यूज हो रहा होता है एंड्रोजेंस, और काफी बॉडी बिल्डर्स इसको मिस यूज कर रहे होते हैं क्योंकि एंड्रोजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग बॉडी मास एज वेल एज इंक्रीजिंग द मसल स्ट्रेंथ। Talking about the adverse effect of androgens, use of androgens by females results in virilization. Virilization का क्या मतलब होता है कि अगर जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो अगर फीमेल्स में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो उसको विरिलाइजेशन कहते हैं। तो एंड्रोजेंस अगर फीमेल्स किसी भी वजह से यूज करना हुआ फीमेल्स को तो उसकी वजह से विरिलाइजेशन डेवलप हो सकता है, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डेवलप हो सकती हैं। It should not used by pregnant women because of possible virilization of female fetus. Androgens can increase serum low density lipoproteins. In contrast, अभी जब हम लोग आगे एस्ट्रोजेंस के बारे में पढ़ेंगे तो जिस तरह एंड्रोजेंस एलडीएल लेवल्स को इंक्रीज करवा रहा होता है, इन कंट्रास्ट जब हम लोग एस्ट्रोजेंस पढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे कि एस्ट्रोजेंस लेने की वजह से सीरम एलडीएल लेवल इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रहा होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस को कंपेयर करें तो एंड्रोजेंस एलडीएल लेवल्स को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट एस्ट्रोजेंस हमारे पास बॉडी के अंदर एलडीएल लेवल्स को डिक्रीज करवा रहे होते हैं, जो कि एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एस्ट्रोजेंस की वजह से कम हो रहे होते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, एलडीएल use of anabolic steroids by athletes can cause premature closing of epiphyses of long bones, which stunts growth and interrupts development. Fluid retention can also be because of androgens, as well as some liver-related adverse effects like polystatic jaundice, elevation of liver enzymes, and hepatocellular carcinoma. अगर हम लोग एंटी एंड्रोजेंस की बात करें, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि एंड्रोजेंस लेवल्स को रिड्यूस कर रही होंगी बाय डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहला ग्रुप जो हम लोग बात करेंगे वो अमाइड फैमिली की होगी, जिसमें फ्लूटामाइड, बाइफ्लूटामाइड, नाइलूटामाइड और एंसिलूटामाइड इंक्लूडेड होती है। रिसेप्टर इनहिबिटर्स, ये जितनी भी ड्रग्स है वो हमारे पास रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रही होंगी, और जाहिर बात है जब एंड्रोजन का रिसेप्टर इनहिबिट हो रहा होगा तो एंड्रोजन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट भी होगा तो वो अपना जो भी रोल है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा क्योंकि रिसेप्टर इनहिबिट हुआ होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे आर नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स। जितने भी हमारे पास ये ड्रग्स हैं ये हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होती हैं, एंड these drugs are used to decrease the action of endogenous androgens in patients with prostate carcinoma. Spironolactone also inhibits androgen receptors and it is used in the treatment of hirsutism in women. अगर वुमेन में हिर्सुटिज्म हो और पीछे जो कॉज है वो एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से हिर्सुटिज्म हो रहा हो तो उसको ट्रीट करने के लिए स्पाइरोनोलेक्टोन भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करवा रहा होता है। Then one of the most important group of anti-androgen comes like it is 5-alpha reductase inhibitors। जिस तरह से नाम से हम लोग को इस ग्रुप के बारे में पता चल रहा है कि ये इस ग्रुप में जितनी भी ड्रग्स होंगी वो 5-alpha reductase एंजाइम को इनहिबिट कर रही होंगी। तो यू शुड नॉट कि पहले 5-alpha reductase का फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली 5-alpha reductase नॉर्मली बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन में हेल्पफुल होता है इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5-alpha reductase एंजाइम की वजह से हो रहा होता है। जब भी 5-alpha reductase इनहिबिटर्स हम लोग किसी भी पेशेंट में यूज करेंगे तो 5-alpha reductase इनहिबिटर्स देने की वजह से 5-alpha reductase एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दो मेन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज होते हैं जिस पर एक्ट कर रहा होता है, एक तो हेयर फॉलिकल्स और एक तो हेयर फॉलिकल्स पर एक्ट कर रहा होता है, दूसरा प्रोस्टेट सेल्स पर एक्ट कर रहा होता है। तो जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो प्रोस्टेट रिलेटेड हाइपरप्लेजिया जो होगा वो ट्रीट हो सकता है, एज वेल एज मेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रही होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर ट्रीटिंग मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसे हम लोग कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स हम लोग ऐसे पेशेंट्स में दे रहे होते हैं। Prostate cells and hair follicles depends on dihydrotestosterone rather than testosterone for androgenic stimulation. 5 alpha reductase is inhibited by finasteride, so it is clinically used in benign prostatic hyperplasia and hair loss in men. उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड एंटागोनिस्ट ग्रुप आता है। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स होंगी, दो ड्रग्स इसका कॉम्बिनेशन हम लोग पेशेंट में दे रहे होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एज वेल एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एंटागोनिस्ट। तो जब भी हम लोग ये ग्रुप किसी पेशेंट में दे रहे होंगे तो सिंगल थेरेपी नहीं होगी बल्कि कंबाइंड थेरेपी ऑफ एनालॉग्स एंड एंटागोनिस्ट दे रहे होंगे। पीछे रीजन क्या होगा, जाहिर बात है जब हम लोग एनालॉग्स दे रहे होंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी इनिशियल फेज में, लेकिन उसको कोप करने के लिए हम लोग एंटागोनिस्ट ड्रग्स देंगे ताकि जो सेकेंडरी फेज आता है तो उसमें हमारे पास LH और FSH की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। So initially agonistic action of gonadotropin releasing hormone is produced with the help of gonadotropin releasing hormone agonist, that is leprolide. Gonadotropin releasing hormone agonist inhibits gonadotropin release by down regulating gonadotropin releasing hormone receptors in the pituitary cells that release gonadotropins. Along with leprolide during the first week, an androgen receptor antagonist is added to prevent the increase in testosterone synthesis caused by initial agonistic action of gonadotropin releasing hormone agonist. Suppression of gonadotropin secretion, especially luteinizing hormone, reduces the production of testosterone, and these agents are clinically used in prostatic carcinoma. इसके बाद हमारे पास ग्रुप आता है एंटी एंड्रोजेंस का कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पेसिफिकली ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर एस्ट्रोजेंस इंक्लूड होते हैं। तो एस्ट्रोजेंस हमारे पास क्या बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकती है कि लिवर के अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के सिंथेसिस को एस्ट्रोजेंस ज़्यादा इंक्रीज करवा देती हैं। तो जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन, फ्री एंड्रोजन लेवल्स जो हमारे पास ब्लड के अंदर होंगे वो बाइंड कर जाएंगे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, जिसकी वजह से जो फ्री एंड्रोजन की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगी और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हम लोग दे सकते हैं मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिर्सुटिज्म में हम लोग ये ग्रुप फीमेल्स में यूज कर सकते हैं। Then the last group, inhibitors of steroid synthesis, that includes ketoconazole. Simple mechanism of action is it inhibits gonadal and adrenal steroid synthesis. Ketoconazole is used to suppress adrenal steroid synthesis in steroid-responsive metastatic prostate cancer. तो ये जितनी भी ड्रग्स हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, ये जो ग्रुप्स पढ़े वो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और इन अ नटशेल अगर हम लोग एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट की बात करें, इन अ नटशेल कि क्या किन कंडीशंस में एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स हम लोग चाह रहे होते हैं। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में टू डिक्रीज द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एज वेल एज टू ट्रीट
एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टू ट्रीट मेल पैटर्न बाल्डनेस में, क्योंकि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को हम लोग कम करना चाह रहे होते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस में, तो उसके लिए भी हम लोग ये ग्रुप्स की ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रुप जो इंक्लूड होता है वो ईस्ट्रोजेंस और एंटी ईस्ट्रोजेनिक ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ईस्ट्रोजेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ईस्ट्रोजेंस आर हार्मोन्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मेनली इन वुमेन। दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज फीमेल सेक्स हार्मोन। जिस तरह मेल के अंदर एंड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर डेवलपिंग secondary sexual characteristic features, likewise in females estrogens are responsible for developing all these sexual characteristic features in females. The term estrogen refers to all of the chemically similar hormones in this group, which are estrogen, estradiol, as well as estriol. The three naturally occurring estrogens in women are estrogen, estradiol, and estriol. Estradiol is the predominant estrogen during reproductive years. During menopause, estrone is the predominant circulating estrogen. During pregnancy, estrol is the predominant circulating estrogen in terms of serum levels. So, students should know about this. कि कौन सी phases में कौन सा derivative of estrogen most predominant होता है, like reproductive years में estradiol, menopause में estrone levels predominant होती हैं, pregnancy में estrol levels सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। Estrol is the most plentiful of the three estrogens, and it is also the weakest one. In contrast, estradiol is the strongest with a potency of approximately 80 times that of estriol. Estradiol is the most important estrogen in non-pregnant females who are between the menarche and menopause stages. अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें हम लोग estrogens की, so they are well absorbed orally. Oral estrogen enter into first pass metabolism. In contrast, अगर हम लोग estrogens well absorbed orally well absorbed हो सकते हैं. In contrast, हम लोग ने androgens के बारे में पढ़ा था कि androgens orally absorbed नहीं हो रही होती. तो ये एक contrasting features है दोनों androgens और estrogens के. Oral estrogen enter into first pass metabolism when released bind with the sex hormone binding globulin and to little extent with albulin. Estradiol is converted into estrone, estrol in liver into two hydroxyl derivatives and conjugate metabolites, and they are excreted in bile. The conjugate form is hydrolyzed in intestine to active compound. This can lead to some undesirable effects like synthesis of coagulation factors and plasma renin substrate. ये जो synthesis of coagulation factors estrogens की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे बॉडी के अंदर, तो coagulation factors जब भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, coagulation factors ज़्यादा बनने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन का या एस्ट्रोजन थेरेपी का, कि जब भी किसी पेशेंट पे एस्ट्रोजन थेरेपी दी जा रही होती है तो कोगुलेशन फैक्टर्स ज़्यादा डेवलप होने की वजह से बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है. आगे हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोजन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स में, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन थेरेपी इज दैट एस्ट्रोजन विल बी कॉजिंग increased risk of blood clotting. It is available in oral, injectable, transdermal, vaginal, topical, and gel forms, and
estrogens are excreted in urine. फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं फीमेल्स में, दैट इज ड्यू टू एस्ट्रोजेंस एज वेल एज इफेक्ट ऑन ब्लड कोगुलेशन की बात करें, जिस तरह हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया कि इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स, स्पेसिफिकली फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, इन फैक्टर्स की सिंथेसिस और रिलीज ज़्यादा हो जाती है एस्ट्रोजेंस की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क ज़्यादा होगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, एमआई के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, एम्बोलिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एस्ट्रोजन थेरेपी की। और कॉज पीछे क्या होता है कि एस्ट्रोजन कोगुलेशन फैक्टर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा होता है। इंक्रीज प्लाज्मोनिजिन लेवल्स, एस्ट्रोजन हमारे पास प्लाज्मोनिजिन लेवल्स को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, एज वेल एज प्लेटलेट एडिशंस को डिक्रीज करवा रहे होते हैं, एज वेल एज एक्सपेंड एस्ट्रोजेंस एक्सपेंड एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम causing edema due to salt and water retention. अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ पार्ट्स में अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ पार्ट में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। स्पेसिफिकली प्रोस्टेट एंड ओवरीज में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स आर फाउंड इन यूट्रस, वेजाइना, ब्रेस्ट एंड ब्लड वेसल्स। The steroid receptor complex is then translocated to the nucleus and binds to the estrogen response element of the target genes. लेकिन इस इफेक्ट से पहले यहाँ पे जो steroid receptor complex फॉर्म हो रहा होता है, इस कॉम्प्लेक्स बनने से पहले क्या स्टेप होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ एस्ट्रोजन बाइंड हुआ होता है। और जब भी इसको अपना बेनिफिशियल इफेक्ट बॉडी के किसी भी रिसेप्टर में प्रोड्यूस करवाना होता है, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से डिसोसिएट होता है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी वजह से टारगेट जीन्स पर जाकर हमारे पास स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अटैच होता है, जिसकी वजह से हार्मोन स्पेसिफिक आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और आरएनए सिंथेसिस प्रोड्यूस होने की वजह से जो भी प्रोटीन फॉर्म हो रहा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिक एक्टिविटी that is produced in the body. These are some of the beneficial effects of estrogens. In contrast, these are the harmful effects of the estrogens. आगे हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी पेशेंट्स में इंडिकेशंस देख रहे होंगे कि एस्ट्रोजन थेरेपी किन किन डिजीजेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन थेरेपी। उसमें जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे होंगे, लाइक थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स आ रहे होंगे, मायोकार्डियल इंफेक्शन आ रहा होगा, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज रिस्क फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन ड्यू टू ब्लड कोगुलेशन, इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स। इन कंट्रास्ट कुछ दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो इंक्रीज कैंसर रिस्क एंड इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर रिस्क एंड इंक्रीज यूट्राइन कैंसर रिस्क। इन कंट्रास्ट अगर हम लोग बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करें तो इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन एज वेल एज इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्पेसिफिकली एलडीएल लेवल्स आर रिड्यूस्ड, as well as estrogens prepare for uterus for fetus, as well as estrogenic activity preserves bone strength. किस तरीके से, जिस तरह एंड्रोजेंस बॉडी के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे होते थे, बोन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही थी और हमारे पास बोन डिमिनरलाइजेशन हमारे पास कम हो रही थी, जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम बोन्स के अंदर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से बोन ज़्यादा स्ट्रेंथ और बोन ज़्यादा हेल्दी हो रही थी एंड्रोजेंस की वजह से। लाइकवाइज एस्ट्रोजेंस में भी एस्ट्रोजेंस लेवल ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द बोन हेल्थ।
due to reduce osteoclastic activity. तो जब किसी भी कंडीशन में जब हम लोग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट फीमेल्स ड्यू टू मेनोपॉज एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट दे रहे होंगे पेशेंट्स में, तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बेनिफिशियल इफेक्ट्स some adverse effects are also produced, like increased breast cancer risk, increases uterine cancer risk, as well as blood clot risk of blood clot is increased due to increased coagulation factors formation. अगर हम लोग क्लिनिकल यूजेस की बात करें कॉन्ट्रासेप्शन एस्ट्रोजेंस की, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल यूज कॉन्ट्रासेप्शन होता है, लेकिन इन केस कॉन्ट्रासेप्शन में हम लोग एस्ट्रोजेंस को यूज करना चाहेंगे तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टिन अगर देंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एस्ट्रोजेंस, एज वेल एज पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी में जो भी वेसोमोटर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं, एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन थेरेपी फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बिसफॉस्फोनेट्स फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इन केस पेशेंट इज नॉट bisphosphonates, then we can give estrogen therapy. Replacement therapy हम लोग किसी भी वजह से estrogen levels deficient हो blood के अंदर, then replacement therapy of estrogen we can prescribe the patients. This deficient may be due to premature menopause because of lack of development of ovaries. एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग में अकर, और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स और मायोकार्डियल इंफेक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रहा होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा होंगे, मायोकार्डियल इंफेक्शंस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। There is increased risk of breast cancer and endometrial cancer. Other effects include headache, peripheral edema, hypertension, hyperpigmentation, and increased frequency of migraine headaches. Estrogen is contraindicated in estrogen-dependent neoplasms, carcinoma of endometrium, patient with high risk of breast carcinoma, undiagnosed genital bleeding, liver diseases, and history of thromboembolic diseases. अब हमारे पास जो ग्रुप आता है एंटी एस्ट्रोजेंस का, जिसमें जितनी भी ड्रग्स, जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब एस्ट्रोजेंस लेवल्स को बॉडी के अंदर डिक्रीज करवा रही होंगी। सबसे फर्स्ट ग्रुप इज प्योर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देन वी विल बी डिस्कसिंग सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, or then we will be discussing aromatase inhibitors, and in last we will be discussing gonadotropin releasing hormone agonist. Talking about pure receptor antagonist, drug included in this group is fulvestrant, and it is a pure estrogen antagonist in all tissues, and it is used in the treatment of breast cancer that has developed resistance to tamoxifen. नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आता है वो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स का आता है। जिस तरीके से नाम से पता चल रहा है कि ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स में ये सेलेक्टिव एगोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करवा रहे होंगे, और इस ग्रुप में कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि डिफरेंट रिसेप्टर्स पर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करवा रही होंगी। तो जितनी भी ड्रग्स हम लोग लाइक सबसे पहले टेमोक्सिफेन के बारे में पढ़ते हैं। टेमोक्सिफेन इज एन estrogen antagonist in breast cancer tissue, but can cause endometrial hyperplasia by acting as a partial agonist in the uterus. कुछ टिश्यूज में एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही होगी और कुछ टिश्यूज में एस्ट्रोजन एगोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसी वजह से सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही वास्ट होते हैं।
लाइक एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी प्रोड्यूस हो रही होती है और इंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। Tamoxifen competes with estrogen for binding to the estrogen receptors in breast tissue, currently used in the palliative treatment of the metastatic breast cancer in post-menopausal women. It also prevents osteoporosis in post-menopausal women. और prevent osteoporosis क्यों prevent हो रहा होता है? By decreasing the osteoclastic activity in the bones. Adverse effects included hot flashes, nausea, vaginal bleeding, menstrual irregularities, hyperplasia in endometrium and venous thrombosis. तो ये जो लास्ट में हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइपरप्लेजिया इन एंडोमेट्रियम, venous thrombosis, ये ड्यू टू एस्ट्रोजेनिक एगोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी के। सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड जनरेशन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज रिलॉक्सिफिन post-menopausal women, and it has little to no estrogenic effect on the endometrium. It lowers total cholesterol level and LDL in the serum. In contrast, no effect on high-density lipoprotein or triglyceride levels. It also reduces the incidence of invasive breast cancer in post-menopausal women. Adverse effects include hot flashes, leg cramps, increased risk of DVT, increased risk of pulmonary embolism, increased risk of retinal vein thrombosis, and women with past history or active history of thromboembolic events should avoid use of that drug. तो ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आरवी, थ्रोम्बोसिस, ये सब ड्यू टू एस्ट्रोजेनिक एगोनिस्टिक एक्टिविटी की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। One of the most important drug-drug interaction of this drug, रिलॉक्सिफिन, is कभी भी हम रिलॉक्सिफिन को कोलेस्ट्रायरामीन के साथ नहीं देते, क्योंकि कोलेस्ट्रायरामीन जो कि कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग ड्रग है. If we will be giving these two drugs simultaneously, then the absorption of रिलॉक्सिफिन will be decreased by 60%. तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इन दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं दें पेशेंट्स. Then one more group comes, that is clomiphene. Clomiphene. It is a non-steroidal compound and it acts as a partial estrogen agonistic activity is produced by giving clomiphene. It interferes with negative feedback of estrogens on hypothalamus. It increases the secretion of gonadotropin releasing hormone and gonadotropins, leading to stimulation of ovulation. तो ओव्यूलेशन क्योंकि स्टिमुलेट हो रही होती है, तो क्या इंडिकेशन बन सकती है इस ड्रग की कि इनफर्टिलिटी में हम लोग ये ग्रुप दे रहे होते हैं. Specifically, infertility associated with anovulatory cycles. No effect on women with ovulatory dysfunction due to pituitary or ovarian failure. Adverse effects of this drug include headache, nausea, vasomotor flashes, visual disturbances, ovarian enlargement. Then one more groups of anti-estrogen comes estrogen synthesis inhibitors. जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि एस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रही होंगी. और किस तरह से एस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रही होंगी? By inhibiting the enzyme aromatase. Aromatase जो एंजाइम होता है, it is one of the most important enzyme for the helpful for the production of estrogen in the last steps. तो estrogen अगर एरोमेटेज एंजाइम को हम लोग इनहिबिट करेंगे तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. तो एरोमेटेज इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स इंक्लूड होती हैं वो लेट्रोजोल और एनेस्ट्रोजोल होती हैं, और दे आर नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एरोमेटेज. In the enzyme required for this is the enzyme that is required for the last step in estrogen synthesis. Exemestane is an irreversible aromatase inhibitor used in the treatment of breast cancer. Last drug जो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करवा सकती है बॉडी के अंदर वो है
Danazol reduces estrogen production and levels. It has functional anti-estrogenic properties. Apart from anti-estrogenic properties, it is also a weak partial agonist of progestin, androgen, and glucocorticoid receptors. So, क्योंकि इसमें partial agonistic activity भी produce हो रही होती है androgens में, तो that's why it is useful in the treatment of endometriosis and fibrocystic disease of the breast. The combination of its anti-estrogenic androgenic activity causes atrophy of the endometrium, which alleviates the symptoms of endometriosis. So in a nutshell, इस सेशन को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो सबसे पहले एंड्रोजेंस के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंड्रोजेंस के क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं और किस तरह से एंड्रोजेंस अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा रहा होता है, और अगर किसी में एंड्रोजन थेरेपी दे रहे होते हैं तो क्या एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह से कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंड्रोजेंस की लेवल्स को कम कर रहे होते हैं, करवा रही होती हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स क्लासिफाई किया जाता है। लाइकवाइज इसी तरह से एस्ट्रोजेंस कौन कौन सी डिजीजेस में इंडिकेटेड होती है एस्ट्रोजन थेरेपी। इन कॉन्ट्रास्ट लाइकवाइज जिस तरह एंड्रोजेंस में एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स पढ़ी थी हम लोगों ने, वैसे ही एस्ट्रोजेंस में जो एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग्स का बारे में पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है और सेशन के रिलेटेड कुछ BCQs होंगे जो आई विल बी पुटिंग ऑन एडमोडो, तो काइंडली क्लासरूम को उसको विद इन द ड्यू डेट उसको फिल करके एडमोडो पर सबमिट करवा दीजिएगा वो BCQs, एज वेल एज आई विल बी पुटिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन एडमोडो।